हेलो दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि क्षेत्र के आधार पर कैसे बंटवारा होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जिसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र पढ़ लिए थे। यानी कि जो प्रकृति से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। कल यहाँ तक हो गया था और हम दूसरा बच गया था और वहां से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पहला है, दूसरा में है द्वितीयक क्षेत्र। क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीयक क्षेत्र किसके कहते हैं, तो हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, जो कच्चे माल से नए माल में यानी कच्चे माल से पक्के माल में जो कन्वर्ट होता है, तैयार होता है, उसको हम द्वितीयक क्षेत्र में कह सकते हैं। यहाँ डिफिनीशन में लिखा हुआ है कच्चे माल से तैयार वस्तु बनाई जाती है। यानी कि जो कच्चा माल प्राकृतिक से जो हमको प्राप्त होता है उस माल को हम फैक्ट्री वगैरह में ले जाकर और पक्के माल में जो कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम द्वितीयक क्षेत्र में आता है। जैसे गन्ना जो हो गया, प्राकृति से हमको कच्चा माल में प्राप्त होता है और उसको हम लोग गन्ना को फैक्ट्री में ले जाकर कटाई उटाई कर कर उसका जूस वूस निकाल कर उसको चीनी में बदल देते हैं, तो ये क्या हो गया, पक्का माल तैयार हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कहा जाता है। दूसरा इसका डिफिनीशन क्या है, एरो में हाथ का डिफिनीशन में है, जिस क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में परिवर्तित करने का मतलब बदल दिया जाता है, जिसे उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कहते हैं। जैसे द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, उदाहरण में उद्योग हो सकता है, कारखाना हो सकता है, निर्माण कार्य हो सकता है। जैसे ईंट से हम लोग कच्चा माटी लेते हैं, माटी से ईंट बनाते हैं, ईंट से भवन करते हैं, वो निर्माण कार्य हो गया। उद्योग वगैरह में कपड़ा, ये सब मिल उल जो लगता है, कपड़ा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इथिन से जो बनता है, ये मिल में जो कच्चे माल से तैयार माल जो होता है उसको हम द्वितीयक क्षेत्र में लाते हैं। और उसमें जैसे उदाहरण में दूसरा उदाहरण है गेहूं से आटा और ब्रेड बनना। जैसे प्राकृतिक से हमको गेहूं प्राप्त होता है, गेहूं को हम लोग लेते हैं, मशीन में ले जाके बाद उसको पीसते हैं, पीसने के बाद आटा प्राप्त होता है और उस आटा से हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो ये हमारा कौन सा उदाहरण हो गया, द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण हो गया। और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, वैसा क्षेत्र जिसे हमें सेवा प्रदान की जाती है, उसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, बिजली हो गया, एम्बुलेंस हो गया और सामाजिक कल्याण के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो सब कौन सा आता है, तृतीय क्षेत्र में। जो सेवा दी जाती हो उसको क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे सेवाएं प्रदान की जाती हो, कौन कौन सा सेवा प्रदान की जाती है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन डिफिनीशन देख लीजिएगा क्या है। जिस क्षेत्र में लोगों की विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हो उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तृतीयक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा सेवा क्षेत्र दिया रहेगा, कृषि क्षेत्र दिया रहेगा, उद्योग क्षेत्र दिया रहेगा, और चौथा इसका VVI रहता है ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं। तो आदमी क्या मानता है, कोई नहीं। लेकिन इसका आप पढ़े रहिएगा तभी तो बता सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्र क्या है। तो डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए तभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। तो आप जान जाइए कि जिस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हो, चाहे सेवा उपलब्ध हो, उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के देख लिए, शिक्षा सेवा में आता है। शिक्षा किस में आता है, सेवा में, क्योंकि शिक्षक लोग क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। स्कूल वगैरह जो होता है वो सेवा के लिए क्षेत्र बना हुआ है, वहां पर बच्चे को पढ़ाई दिया जाता है जो सेवा का होता है। दूसरा इसी में है। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य सेवा, यानी कि जो डॉक्टरों के द्वारा जो इलाज दिया जाता है वो भी सेवा क्षेत्र में आता है। जो डॉक्टरों के द्वारा जो इलाज दिया जाता है वो भी सेवा क्षेत्र में आता है, यह भी हो गया। दूसरा है बैंकिंग सेवा, जो बैंक से पैसा लेन देन, लोन वगैरह जो भी होता है ये भी सेवा क्षेत्र में आता है, क्योंकि सेवा ही क्या है, सेवा क्षेत्र में आता है। बैंकिंग लोन, पैसा जमा करते हैं, ये भी किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। परिवहन भी आता है, परिवहन में जैसे बस, ट्रेन, टैक्सी, ये भी सब क्या है, सेवा क्षेत्र का ही उदाहरण है। तीसरा मोबाइल और इंटरनेट, सेवा क्षेत्र का ही बहुत सुगम सुविधा उपलब्ध हो गया है, आप कहीं भी तुरंत हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए कैसा है, सेवा क्षेत्र है। तीसरा है आर्थिक विकास क्या है। अब हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास कहने का मतलब जिसका जीवन स्तर अच्छा हो और जिसके पास आय और पूंजी ज्यादा हो उसका आर्थिक विकास क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, परिस्थिति बहुत अच्छा होगा। उसके बारे में हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे।
आर्थिक विकास क्या है, डिफिनीशन है। कहा आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो उसका आर्थिक विकास बहुत अच्छा होगा। दूसरा उसी में है, साथ ही लोगों का जीवन स्तर सुधरता हो, यानी कि जो भी लोगों का है जीवन स्तर है जो निचला लेवल का होगा उसका जीवन स्तर अगर सुधर गया होगा तो उससे भी पता चलता है कि आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं है। दूसरा शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य रोजगार और तकनीक में भी सुधार होना चाहिए। आर्थिक विकास में क्या होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए और साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है, तभी हम लोग को आर्थिक विकास में सहयोगी मिलेगा और सुधार होगा। उसके बाद है अर्थात केवल आय, दूसरा कहता है कि आर्थिक विकास में दूसरा है ऑप्शन और करके है, आय बढ़ना ही नहीं बल्कि लोगों का जीवन सकारात्मक परिवर्तन आना ही आर्थिक विकास कहलाता है। पहला जो कहा कि आय में जीवन स्तर सुधारना चाहिए, स्वास्थ्य रोजगार ये सब भी होना चाहिए। दूसरा और करके इसमें है कि आय बढ़ना ही नहीं आर्थिक विकास कहलाता है बल्कि लोगों का सामाजिक कल्याण जो होगा वो भी सुधार होना चाहिए और उसमें जो सोच होगा उसका पॉजिटिव सोच होना चाहिए, सकारात्मक सोच होगा, तभी आर्थिक विकास होगा, नहीं तो आर्थिक विकास नहीं होगा। तो इसका सरल परिभाषा है, जब किसी देश की आय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों, यानी कि कहा जब किसी देश की आय के साथ साथ जब किसी देश का जो आय होगा, आय जैसी बढ़ेगा तो समाज का परिस्थिति भी में भी सुधार होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, आर्थिक विकास कह सकते हैं। डिफिनीशन यहाँ पर लिख दिए हैं, पहले उसके बारे में जाने थे। डिफिनीशन है, जब किसी देश के आय के साथ साथ सामाजिक परिस्थिति में सुधार होता है उसको कहते हैं आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास में उदाहरण के लिए कौन कौन सा है देख लेते हैं। आर्थिक विकास के लिए नए नए उद्योग खोल रहे हैं, पहला पॉइंट में यह है। दूसरा में है सड़क पुल मेट्रो बन रहे हैं, यानी कि आर्थिक विकास का जैसे हम लोग को आवागमन भी जरूरी है, उसके बाद स्वास्थ्य भी जरूरी है, उसके बाद हमारे लिए अच्छी सड़कें भी जरूरी है, ये सब क्या है आर्थिक विकास का एक रूप है। दूसरा इसमें है डिजिटल सेवाएं बढ़ रही है, जैसे मोबाइल हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है डिजिटल सेवाएं बढ़ रही है। दूसरा इसी में है इससे रोजगार और आय बढ़ती है, यह आर्थिक विकास का संकेत है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां खुलेगा, डिजिटल सेवा होगा और नए नए तकनीक लगेंगे, मेट्रो लगेंगे, उद्योग लगेंगे, तो ये सब क्या है आर्थिक विकास का संकेत है कि इसका मतलब यह विकास हो रहा है। दूसरा है आर्थिक विकास की मुख्य विशेषता क्या क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट में लाइन में पढ़ेंगे आर्थिक विकास की विशेषता। अब कैसे मालूम चलेगा कि आर्थिक विकास हो रहा है, तो हमको से यह पता चलेगा कि सबका यहाँ पर अगर समाज में रह रहे हैं सभी लोगों का आय एक समान है कि नहीं, कोई का आय बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अगर बढ़ा तो आर्थिक विकास होगा, नहीं बढ़ा तो आर्थिक विकास नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ है आर्थिक विकास की मुख्य विशेषता क्या है। पहला है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी कि जो भी व्यक्ति है तो सबकी आय में वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ, इससे पता चलेगा। दूसरा गरीबी में कमी, यानी कि गरीब कमी हुआ कि नहीं हुआ, बेरोजगारी दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ, इससे आय का आर्थिक विकास का पता चलता है। दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, इससे भी आर्थिक विकास का पता चलता है। चौथा है औद्योगिक और तकनीक की प्रगति, यानी कि हमारे देश में औद्योग लगा कि नहीं लगा, तकनीक की व्यवस्था है कि नहीं है, इस सब के बारे में आर्थिक विकास में पढ़ते हैं। रोजगार का अवसर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यानी कि अगर रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इस सब के बारे में भी पता चलता है। अब दूसरा है आर्थिक विकास के निर्धारक कारक क्या क्या है, यानी कि आर्थिक विकास के निर्धारक कारक क्या क्या है। तो आर्थिक विकास के निर्धारक कारक वे तत्व हैं जो किसी देश की आर्थिक प्रगति प्रभावित करते हैं। यदि ये कारक मजबूत हो तो देश तेजी से विकास हो रहा। आर्थिक कारक यानी कि वैसा वस्तु चाहे संसाधन जो देश की उन्नति और प्रगति के लिए लाया जाए चाहे लगाया जाए उसे आर्थिक कारक कहते हैं। जैसे वह प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, पूंजी हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, उद्योग हो सकता है, चाहे कोई भी तकनीक हो सकता है, वह आर्थिक कारक का क्या करता है, निर्धारण करता है कि वह हमारा देश किस ओर जा रहा है और किस ओर जाने वाला है। उसी के बारे में निर्धारक कारक मुख्य 6-7 बिंदु है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
मुख्य निर्धारक कारक में पहला है प्राकृतिक संसाधन। वैसा संसाधन जो प्राकृतिक से हमको मिलता है, जैसे वन मिलता है, जल मिलता है, पानी मिलता है, खनिज मिलता है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो लिखा है यहाँ पर भूमि, जल, खनिज, वन आदि जितने अधिक और उपयोगी होंगे, विकास की संभावना उतना ही अधिक होगा। यानी प्राकृतिक संसाधन में कहा कि जल, भूमि, वन जो जितना अधिक उपजाऊ होगा, चाहे जितना उपयोगी होगा, तो उतना ही विकास क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। उदाहरण के लिए देखिए, तेल संसाधनों के कारण सऊदी अरबिया समृद्ध हुआ। यानी कि सऊदी अरब में तेल का भंडार है, विशाल भंडार है, इसलिए आज वह क्या है? प्रगतिशील है। वहां पर टेक्नोलॉजी है, वहां पर फैक्ट्रिया है, सब क्या है? जहां पर वस्तु होगा, तकनीक होगा, वहां पर वह तेजी से विकास करेगा। दूसरा है पूंजी। दूसरा क्या है? पूंजी, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी यानी कि कारखाना, मशीन वगैरह बैठाने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होगा, पूंजी की आवश्यकता होगा। यही चीज इसमें पढ़ते हैं। कारखाना, मशीन, सड़क, बिजली आदि में निवेश जितना अधिक होगा, उत्पादन उतना बढ़ेगा। अब सही बात है कि अगर कारखाना हम खोल रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपया लगाएंगे, तभी तो हम जाके 10 लाख 8 लाख कमाने का कोशिश करेंगे। अब पैसा ही नहीं लगाएंगे तो हम उससे उत्पादन ही नहीं होगा और उससे हमारे कमाई भी नहीं होगा। तो ये हमारा कोई निर्धारक कारक नहीं हुआ। लेकिन निर्धारक कारक में अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उससे हमारा मानना है कि उससे हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। तो पूंजी में यही है, कारखाना, मशीन, सड़क, बिजली आदि में जितना निवेश होगा उतना ज्यादा हमको क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी आय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है मानव संसाधन। तीसरा में क्या है? मानव संसाधन। कहता है शिक्षित और कुशल जनसंख्या विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव संसाधन जो होगा वह शिक्षा और कुशल जनसंख्या में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए तकनीकी कौशल के कारण जापान ने तेजी से विकास किया। यानी कि जापान में शिक्षा है और कुशल है और वहां तकनीक है, जिसके कारण जापान आज सब देशों से आगे है। दूसरा है तकनीक की प्रगति। चौथा में पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे तकनीक की प्रगति। नई तकनीक, लिखा है नई तकनीक से उत्पादन तेज और सस्ता हो जाता है। अगर हम नई नई तकनीकें, नई नई मशीन से लगाते हैं, जहां पर 20 आदमी काम करता है वहां पर अभी 5 आदमी काम करेगा, और जो 20 आदमी जो हाथ से काम करता था, मशीन वही 20 आदमी का काम मिनटों में कर देता है। उससे ज्यादा उत्पादन होता है और उससे ज्यादा सामान बनेगा और उसको मार्केट में बेचेंगे तो ज्यादा लाभ कमाएंगे। माने कि ज्यादा सामान उत्पादन होगा और कम समय में होगा तो उसका रेट भी क्या होगा? सस्ता होगा। यही बात इसमें लिखा हुआ है। अगला आर्थिक कारक में है पांचवा, राजनीतिक स्थिरता। यदि देश में शांति और स्थिर सरकार हो तो निवेश और विकास बढ़ेगा। यानी कहा कि अगर देश में राजनीतिक स्थिरता, यानी कि अगर देश में राजनीतिक ऐसा ये व्यक्ति होता है, राजनीतिक दल होता है जो देश में स्थिरता कायम रखता है और वहां निवेश होगा तो देश क्या होगा? तेजी से आगे बढ़ेगा। दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य में। यदि स्वास्थ्य और शिक्षित लोग अधिक कार्य कुशल होते हैं तो उससे भी देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है? सुधरता है। आर्थिक कारक में ये भी प्रभावित करता है। तीसरा है बुनियादी ढांचा। तब तक के लिए इतना ही, उसके बाद अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।